लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। लोकसभा में भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष ने बिल पास होने पर जमकर हंगामा किया और बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने का और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो लोकसभा में बीबी जी राम जी बिल पास हुआ। हालांकि इन सबके बीच विपक्ष का वो हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच ये बिल को पास किया गया। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। विपक्ष ने इस दौरान हंगामा तो किया है, बिल के कागज को भी फाड़ कर फेंक दिया। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप भी लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ओमान में भारतीय समुदाय और छात्रों के साथ संवाद में कहा कि भारत और ओमान के बीच हमेशा से घनिष्ठ और जीवंत संबंध रहे हैं। हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार की दिशा तेज की है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों से लकड़ी के नाव में बैठकर मस्कट, सूर और सलालाह पहुंचते थे। मुझे खुशी है कि मांडवी से मस्कट तक के इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारे दूतावास ने एक पुस्तक में संकलित किया है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रलिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। और साथियों, मुझे खुशी है कि मांडवी टू मस्कट इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारी एम्बेसी ने एक किताब में भी समेटा है। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि धरती पर सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सभी उससे निकले पंथ हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि सभी को सनातन अपनाना चाहिए और सनातन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक ये धरती रहेगी। दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि सनातन धर्म से भटक रहे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि होसबाले अपनी विचारधारा दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। इमरान ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ व्यायाम के तौर पर योग करते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो मुस्लिमों की पूजा पद्धति नहीं है। दत्तात्रेय होसबाले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें, व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो। हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो। सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, इससे वर्जिश भी होती।
निसंदेह मैं समझता हूं कि योग हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक वरदान जैसा है। मैं समझता हूं जब यूनाइटेड नेशन कर सकता है तो भारत में कोई मुस्लिम या हिंदू क्यों नहीं। हर व्यक्ति को करना चाहिए और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए। उनकी वैसे तो नमाज भी उनके लिए योग ही है, पर मैं समझता हूं कि सूर्य नमस्कार जैसी विधा जो परमात्मा ने प्रकृति और धरती के लिए दी है, मैं समझता हूं उसका उपयोग हर व्यक्ति करे। दत्तात्रेय के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि धर्म के आधार पर फूट डाले बिना योग बहुत अच्छी चीज है। वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि मुसलमानों को स्टीरियोटाइप से बाहर आना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने योग को लेकर जो बयान दिया है, मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से एक अच्छी प्रक्रिया है, उसमें धर्म हटा दो जिसको आपत्ति हो अपने, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैं एक बात जरूर ये कहूँगा कि मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ों पे जो उन्होंने अडॉप्ट करी है, जिनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, एक स्टीरियोटाइप, उससे बाहर आना चाहिए, ये मेरा मानना है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। पार्टी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नबीन की यह पहली मुलाकात थी। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दे पर चर्चा हुई। दरभंगा सदर से विधायक संजय सरावगी आज पार्टी में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभालने के लिए संजय सरावगी पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब को नमन किया, उसके बाद रोड शो किया। रोड शो के बाद वे पटना बीजेपी दफ्तर में जाकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रथम प्रवेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके चरणों में शीश दबाते हुए और जानकी मैया की धरती से मिथिला की माटी को प्रथम प्रणाम करते हुए आज मैं प्रथम प्रवेश कर रहा हूं। जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व को आज ग्रहण करने जा रहा हूं। प्रथम प्रवेश मेरा मिथिला से हुआ है। मिथिला मैया जानकी की धरती है। मैं प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर यह आया हूं कि मुझे जो पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको कर्तव्य निष्ठा से मैं उसका निर्वहन कर सकूं और सरकार और संगठन का समन्वय अच्छी तरह हो। कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि। तो ये तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीर है जहां देखिए भव्य स्वागत किया गया है और ये जो कारवां है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ा है और इस रोड शो में काफी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो हिस्सा ले रहे हैं और बाबा साहब को इस दौरान उन्होंने नमन भी किया, पुष्पांजलि अर्पित की। तो आज से एक नई शुरुआत, नई जिम्मेदारी बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संजय सरावगी की। आज वो जिम्मेदारी अपनी संभाल लेंगे। जबरदस्त तैयारी की तस्वीर है और देखिए कैसे जश्न भी मनाया जा रहा है। तो देखिए इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, लेकिन चूंकि कैबिनेट में भी हैं वो, तो ये बड़ा बदलाव किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी भी संजय सरावगी के कंधों पर। बिहार में आपराधिक घटनाओं के खुलासे में तेजी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पुलिस विभाग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 नए फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो पूरी तरह से हाईटेक है। किसी भी वारदात की जांच में इस वैन की मदद ली जा सकेगी। इस मौके पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। पटना के गांधी मैदान में जारी सरस मेले में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने घूम घूमकर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया, उनसे कई उत्पादों के बारे में जानकारी ली। बता दें कि 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक गांधी मैदान में सरस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण शिल्प, हस्तकला, पारंपरिक व्यंजन और स्वदेशी उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। ये मेला न सिर्फ शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को मंच देता है, बल्कि बिहार की समृद्ध संस्कृति और हुनर को भी पहचान दिलाता है। पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेले में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने स्टॉल लगाया है, जिसमें पेंटिंग से लेकर बिहार में हो रही चाय की खेती, अन्य शिल्पकला, जीविका दीदियों के अचार काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जब आज सरस मेला पहुंचे तो उन्होंने इन सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, जीविका दीदियों से बात की और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। बिहार सरकार के लापरवाह अधिकारियों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमकर फटकार लगाई और सीधे सीधे
सुधर जाने की हिदायत दी है। अगर नहीं सुधरे तो फील्ड में रहने लायक नहीं देंगे। विजय सिन्हा का यह तल्ख अंदाज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में देखने को मिला, जिसमें जमीन से जुड़े विवाद और लंबित मामलों को लेकर उन्होंने सबसे ज्यादा अंचल अधिकारियों की क्लास लगाई और जो लोग छुट्टी पर थे उन्हें शो कॉज जारी करने का आदेश दिया। उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जा करके भी समीक्षा करेंगे जिला में। छुट्टी पर क्यों है, लिए हैं क्या, कौन है ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग, एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं, कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो हैं स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहाँ सबको बुलाएंगे आपको अवसर देके सुधार का। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें किराया न देने वाले किराएदार दंपति ने मकान मालकिन की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को टुकड़ों में काटकर सूटकेस में भरकर भीड़ के अंदर छिपा दिया। मृतका की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। मामला राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसाइटी का है। घटना से आसपास के लोग डरे हुए हैं। मृतक मकान मालकिन पिछले 5 से 6 महीनों से किराएदार से किराया मांग रही थी। आरोप है कि किराएदार किराया देने में टाल मटोल कर रहे थे। घटना वाले दिन शाम को मकान मालकिन किराया मांगने फ्लैट पर गई। सीसीटीवी फुटेज में वो फ्लैट की ओर जाती दिख रही है, लेकिन वापस आते हुए नहीं दिखी। रात होने पर जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार और सोसाइटी वालों ने तलाश शुरू की। सीसीटीवी देखने पर संदेह किराएदारों पर गया। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। कि मैंने दीदी, मैं रेंट लेने जा रही हूँ, पैसे लेने जा रही हूँ, तो मैंने मना करी कि अभी मत जाओ, मैं आऊँगी तब जाना। दोनों चलेंगे, कहे कि नहीं मैं जा रही हूँ। वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है जल्दी से, उस गुस्सा होकर बोली कि मिनी दीदी मैं जा रही रेंट लेने ही तो जा रही, कौन सा दूर जा रही हूँ, हर जगह पे तुम जिद करती हो आने की। करके उन्होंने बोल के घर पे ही रहना, मैं आ जाऊंगी, मिल्ली को घुमा लेना डॉगी को, कह के वो चली गई। मैं डॉगी का वहाँ से खाना बना कर आई हूँ, आकर फिर सब जगह पे ढूंढ रही थी, गई वहाँ पे नहीं मिली। उस आदमी को लेकर पहले गई थी तन्नू दीदी से पूछने, ऊपर तन्नू दीदी है, उसी आदमी को लेकर ऊपर पहुंची, ऊपर तन्नू दीदी से पूछ के फिर नीचे आई, नीचे आकर फिर देखे घर पे, यहाँ तो घर पे नहीं आई। फिर उस आदमी को लेकर जैसे मैं उनका वहीं पर ही जा रही थी फ्लैट पे, तो वो अटैची लेकर नीचे उतरी थी ऑटो में जाने के लिए, ऑटो भी मंगवाया था उसने। और उसके बाद ऑटो में से वो अटैची लेकर फिर लिफ्ट में दोनों को साथ में ऊपर गई हूँ। फिर सर जी ने बोला कि बाहर तक देख कर आ मैंने इनको लेके, फिर अब मैं बाहर मार्केट तक मतलब बाहर गई हूँ। मैं कुंडी लगा दी बाहर, उस लेडीज को अंदर करके कुंडी लगा दी। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक किसी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, और मैं कुंडी लगा करके ये बदतमीजी है। मैंने कहा कि बदतमीजी हो कुछ भी हो,
मैं अपना तसल्ली कप सिरप तस्करी सिंडिकेट की ईडी जांच के दौरान हवाला लेन देन की जानकारी मिल रही है। ईडी करोड़ों रुपए के लेन देन में इस्तेमाल हवाला ऑपरेटर्स की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कप सिरप सप्लाई चेन इस्लामिक संगठन के हाथ में ही थी। आशंका है कि इस्लामिक संगठन कप सिरप से हुई कमाई टेरर फंडिंग में लगा रहा था। मेरठ के आसिफ और वसीम भी भारत में कप सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि दुबई में बैठकर आसिफ भारत बांग्लादेश के सिंडिकेट्स के संपर्क में था। इस लिंक को पुख्ता करने के लिए ईडी सिंडिकेट से जुड़े हवाला ऑपरेटर्स की खोज कर रही है। कप सिरप के बदले बांग्लादेश से नकली नोट सप्लाई के लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। मामले की जांच कर ईडी बांग्लादेश तक सप्लाई चेन तलाश रही है। ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिकअप गाड़ी मासूम बच्चे के ऊपर से गुजर गई। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ड्राइवर ने पिकअप गाड़ी रोकी। गनीमत यह रही कि बच्चे सकुशल हैं। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के पीछे पिकअप ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। ड्राइवर फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था, तभी गाड़ी बच्चे के ऊपर से गुजर गई। घटना बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर चाई 3 की बताई जा रही है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की वारदात में गर्भगृह के सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में दोनों शातिर चोर नजर आ रहे हैं जो लोहे की मशीन से गर्भगृह का ताला काटते हुए नजर आ रहे हैं। गर्भगृह का ताला तोड़ने के बाद सोने के आभूषण और 50 किलोग्राम के वजन का लॉकर चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने चांदी के बने दोनों शेर को भी काटने और उखाड़ने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहे। हालांकि एफएसएल जांच के बाद मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। खबर छपरा से, जहां डॉक्टर के अपहरण की कोशिश की गई। डॉक्टर सजल को उनके आवास के पास से 5 हथियार बंद अपराधियों ने उनके ही कार में उठा लिया और सिवान की तरफ भागने लगे। हालांकि डॉक्टर और उनके सहयोगी ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं डॉक्टर की कार टीएम आवास के पास जाकर बिजली के खंभे में टकरा गई और अपराधी कार से उतरकर भाग गए। इस घटना को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले को संदेहास्पद बताया। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। खबर अररिया से है, जहां भूमाफिया की पहुंच जिला निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तक हो गई है और वे कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रहे हैं। खुद जिले के अवर निबंधक पदाधिकारी ने खुलासा किया और अब खेल में शामिल सभी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अररिया निबंधन कार्यालय में सालों से रिकॉर्ड रूम से ओरिजिनल दस्तावेज गायब कर फर्जी कागजात तैयार कर दूसरे लोगों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करने का खेल चल रहा है। कर्मचारियों की मिली भगत से भूमाफिया इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। शिकायत के बाद इस पूरे घालमेल का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विभाग ने अपने ही ऑफिस के 2 कर्मचारी से 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। इसमें आउटसोर्सिंग से बहाल 2 कर्मचारी का नाम भी शामिल है। हमें सारा इंफॉर्मेशन दिया कि, और हमने स्वयं की देखा कि उसको पेज को हटा दिया गया था, वो जो ओरिजिनल था, और उसकी जगह पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उस पर लगा दिया गया। तो इस आधार पे इसमें जो उसमें नकल में शामिल थे कार्यालय कर्मी जिन्होंने उस नकल को निकाला था और जैसा विभाग का आदेश है, इससे लाभान्वित व्यक्ति, उन सभी पर एफआईआर किया गया। ऑफिस की भी सर मिली भगत यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही। क्या मानते हैं कि जो रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पर जो है मन कार्यालय, यहाँ के लोग भी सम्मिलित हैं कर्मी? हाँ, निश्चित रूप से हैं। तो उनमें 2 हमारे जो एमटीएस कर्मी है, उन दोनों पर भी एफआईआर की गई जिन्होंने इस नकल को निकाला है। भारतीय खिलाड़ी आकाशदीप का आईपीएल में इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चयन हुआ है, जिससे उनके गांव के युवाओं में काफी उत्साह है। सासाराम के बड्डी गांव के जिस मैदान में आकाशदीप क्रिकेट खेला करते थे, आज भी उस मैदान पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। उनके साथ बचपन में क्रिकेट खेलने वाले उनके दोस्तों ने बताया कि आकाशदीप ने इसी ग्राउंड से खेल की शुरुआत की थी और आज देश दुनिया के गाँव के साथ पूरे बिहार और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चयन कोलकाता की टीम में हुआ है और मैं अभी हूँ आकाशदीप के गाँव में। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये मैदान है, इसी मैदान में खेलकर कभी आकाशदीप जो है ये मुकाम पाया है और उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले उनके मित्र भी हमारे साथ हैं। जी, आप तो आकाशदीप के साथ क्रिकेट खेला करते थे? हाँ जी सर, धन्यवाद आपका सबसे पहले बड़ी में। आकाशदीप का संघर्ष रहा है और जो आकाश जो भैया हैं वो हम लोग से बहुत पहले के, हम लोग बैठते थे, देखते थे, हम लोग खेलते थे। तो अच्छा समय का कोलकाता टीम में चयन हो गया, बहुत अच्छा है। अभी तो हम अच्छे से जान नहीं रहे हैं। कोलकाता टीम में हुआ है उनका चयन आईपीएल के लिए। अभी खुशी है आप लोग? बहुत अच्छा गांव के है, यही ग्राउंड बहुत आगे यही ग्राउंड है, ये वही ग्राउंड है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही ग्राउंड है और जिस तरह से जो है ईंटा लगाकर
पत्थर लगाकर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये इसी तरह आकाशदीप भी इसी तरह ईंट पत्थर लगाकर क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ के बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चल तो वापस आते हैं।